Once again, welcome to all of you at YouTube channel of व्यास एडिफिकेशन कोटा। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो नीट 2016 से 2020 तक पूछे गए हैं नीट के क्वेश्चंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू एनालिसिस। सी 2020 में 2 क्वेश्चंस आए हैं। 2020 में 2 पेपर हुए थे। एक कोविड वजह से, कोविड महामारी की वजह से 2 पेपर लिए गए थे। तो एक बार में दो क्वेश्चन आए थे 2020 में। एक बार में एक क्वेश्चन आए, 19 से 2 क्वेश्चन आए, 18 से एक क्वेश्चन आए, 17 से एक क्वेश्चन आए। यू कैन सी इन 16 6 क्वेश्चंस आए हैं। तो आपकी अगर किस्मत अच्छी है, किस्मत तब अच्छी होगी जब आप प्रिपेयर को बिल्कुल ऐसे प्रिपेयर करके जाओगे। देन ऑब्वियसली अगर 6 से 7 क्वेश्चन आ जाएंगे तो मतलब समझ सकते हो कि कितनी एडवांटेज आपको मिलने वाली है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री काफी अच्छा है। 2 क्वेश्चंस अगर देखा जाए ऑन एन एवरेज आता है और हर बार आ रहा है। तो 2 क्वेश्चंस पर ईयर और 8 मार्क के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस चैप्टर को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये चैप्टर है बिल्कुल ही कॉन्सेप्चुअल अपीलिंग है और आपको मजा भी आएगा इसके क्वेश्चन को करके। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन है द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.5 मोल पर डीएमक्यू, कंसंट्रेशन गिवन है। ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ HNO3 विथ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी ऑफ 5.76 इंटू 10⁻³ दे रखा है कंडक्टिविटी। ओके, इंटू 10⁻³ साइमन्स पर सेंटीमीटर एट 298 केल्विन। सो व्हाट इज गिवन? सी आई एम राइटिंग हियर, जो कैलकुलेट हमें करना है दैट इज आई थिंक वी हैव टू कैलकुलेट लैम्डा, राइट? ठीक है। अब ये जो गिवन है हमारे पास k की वैल्यू 5.76 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर, राइट? कंसंट्रेशन कितनी है? 0.5 मोल पर डीएमक्यू। ठीक है, डीएमक्यू है और टेम्परेचर है 298 केल्विन। इसको के थोड़ा सा इस तरह से लिखते हैं ना, कप्पा। तो जो क्वेश्चन पूछा गया है कि लैम्डा की वैल्यू बताओ, वी कैन राइट लाइक दिस k इंटू 1000/m, राइट? वी कैन राइट लाइक दिस और नॉट? k की वैल्यू दे रखी है, दे रखी है 5.76, कंडक्टिविटी दे रखा है विथ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी ऑफ 5.76। वी हैव टू कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी। तो इस तरह से निकाल सकते हैं lambda m is equal to 5.76 into 10⁻³ into 10⁻³ and molar mass we can write like this, how much? 0.5 अगर चेंज करेंगे तो कुछ इस तरह से फाइनल आने वाला है into 10⁻³ we can write like this 5.76 into 10⁻³ divided by 0.5, है ना? तो डायरेक्टली वी कैन सॉल्व द वैल्यू ऑफ लैम्डा, जो कि पूछा गया मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m वी कैन राइट। इक्विवेलेंट पूछता लैम्डा u लिखते हैं और यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट लिखा जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चंस को किया जा सकता है। फाइनल आंसर यू कैन कैलकुलेट एंड आई विल गेट, आई थिंक 4th ऑप्शन शुड बी करेक्ट अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस। यस, लेट्स सी द सॉल्यूशन। इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। वी हैव टू कैलकुलेट लैम्डा m, मोलर कंडक्टिविटी, कंसंट्रेशन गिवन है 0.5 मोल पर डीएमक्यू, जो k की वैल्यू दे रखी है जिसको हम कप्पा कहते हैं 5.76 इंटू 10⁻³ साइमन्स पर सेंटीमीटर एंड टेम्परेचर 298 केल्विन। सो यू कैन कैलकुलेट लैम्डा विल कम 11.52 साइमन्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब सोचो इस तरह आपने इससे कैलकुलेशन कैसे कर लिया। अब सोचो 0.5 है, 5.76 से कितने अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेशन लगाओगे? 11 के आसपास आएगा और ऑप्शन भी कुछ इस तरह से दे रखा है जिससे आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि कितने आंसर्स आएंगे ना। Sorry, moving to the next question. क्वेश्चन है during the electrolysis of molten sodium chloride, सोडियम क्लोराइड को मोल्टेन किया जाता है तो the time required to produce 0.1 mole of chlorine gas using a current of 3 ampere, करंट दे रखा है और दे रखा है कि कितना मोल क्लोरीन गैस को प्रोड्यूस, सॉरी टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, वी नीड टू प्रोड्यूस 0.10 ml क्लोरीन गैस एंड इट इज गिवन। सो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? कैसे? सी, अगर मोल्टेन है सोडियम क्लोराइड, अगर मोल्टेन स्टेट में वो क्या होता है कि आप लोगों को देखना है रिड्यूस, ऑक्सीडाइज होता है, क्लोरीन ऑक्सीडाइज होता है और सोडियम रिड्यूस होता है। तो अगर बैलेंस करें तो कुछ इस तरह से होगा। अब सोचो 2 मोल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकला है, ठीक है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन निकला है। ओके, सो यहाँ पे जो क्लोरीन है, अगर 2 मोल इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट होता है तो क्लोरीन कितना है? 1 मोल बन रहा है। ठीक है,
अगर 0.10 ml निकालना है, मैं ऐसा लिख देता हूं 1 मोल Cl2 अगर प्रोड्यूस करना है तो 2 मोल 2F चार्ज लग रहा है 1 मोल के लिए। तो 0.101 मोल के लिए कितना हो जाएगा 2 into 0.10, isn't it? So we can write 0.20. This much charge will, है ना? तो चार्ज का तो हमें पता चल गया। टाइम पूछा है, टाइम we can calculate, yes we can. So how to calculate? See, we can directly write कि जो W होगा that will be directly proportional to Q, तो W is equal to ZIT. We can write ZIT. यहां से काम एक करते हैं, Z को लिख देता हूं E96500 इंटू I की वैल्यू है 3, टाइम हमें पूछा है, और W कितना निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल। W क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, वेट अपॉन मोलर मास। मोलर मास क्लोरीन के 71 है और मोल यहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ पे निकालने की जरूरत नहीं थी, चार्ज नहीं, तो हम डायरेक्टली यहाँ से पुट कर सकते हैं कि 0.1 इंटू मोलर मास कितना 71 है ना, 71। सो वी कैन सॉल्व। ई की वैल्यू हमें पुट करना पड़ेगा, ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब यहाँ पे सोचो क्लोरीन 72 है, एन फैक्टर कितना होगा, कितना चार्ज डिपॉजिट करना है 2, तो एन फैक्टर 2 हो जाएंगे, 71/2 35.5 अपॉन 96500 इंटू 3 इंटू टी, टी रिक्वायर्ड सॉरी, तो 0.10 इंटू 70। इस तरह से क्या टाइम निकाल जा सकता है, जस्ट हमें निकाल लेंगे। तो टाइम यहाँ पे सेकंड में आएगा, वी हैव टू कैलकुलेट इन मिनट्स, राइट, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन पार्ट पे, इस तरह से सॉल्यूशन है, ठीक है। देख नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन है 16 और 16 का दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस वी नो द व्हाट इज द इलेक्ट्रोलिसिस, चार्ज हमने क्या किया, उसमें फ्लो करवाया और वो इलेक्ट्रोलाइज हो गया, मतलब सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस अलग अलग हो गए। तो मोल्टेन में किया गया है, तो अलग अलग रिएक्शन होते हैं, क्लोरीन माइनस क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है और सोडियम प्लस रिड्यूस होता है। द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 0.1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस यूजिंग ए करंट ऑफ 3 एम्पियर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आपको बैलेंसिंग करनी आती है, मतलब रिएक्शन लिखने आता है कि क्लोरीन का हो क्या रहा है, क्योंकि हमें क्लोरीन गैस से मतलब है, तो यहाँ पे सोचो क्लोरीन गैस क्लोरीन माइनस जो होगा Cl2 बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, तो बैलेंस करेंगे तो 2, है ना। इसके लिए ये पता चला कि यहाँ पे Cl2 जब निकला है तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन के साथ निकला है, ठीक है, मतलब ये ऑक्सीडेशन हुआ है, यहाँ पे हाँ ऑक्सीडेशन हुआ है ना। यूज करते हैं फराडेला। फराडेला क्या कहता है, W जो होता है चार्ज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मास जो है जो डिपॉजिट होगा, कितना चार्ज फ्लो करवा रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा, जितना चार्ज हम फ्लो कराएंगे उतना मास डिपॉजिट होगा, ये है फराडे का स्टेटमेंट। सो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, so we can write like this, W is equal to ZQ, we can write, yes, we can write like this, Z into I into T, we can write, yes। तो W वेट क्या है, अब सोचो हमें वेट क्लोरीन का निकालना और यहाँ पे मोल दे रखा है कि 0.10 मोल क्लोरीन गैस है, तो हाउ टू कैलकुलेट, सी नंबर ऑफ मोल इज हाउ मच, वेट अपॉन मोलर मास, weight upon molar mass, this way we can calculate the number of mole. I think number of mole is given how much, 0.10, so we can calculate the weight is 0.10 into molar mass of chlorine gas is how much, nothing but 72, right, Cl2 एक क्लोरीन का अगर एटॉमिक मास देखा जाए 35.5 होता है, 2 क्लोरीनों का 71, तो इस तरह से वेट निकाला जा सकता है। so this way we can calculate, तो पुट कर देते हैं, this is the 71 into 0.1, this is the weight 10 is equal to Z की वैल्यू क्या होगी, इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500, यही होता है जो कि इनटू I की वैल्यू दे रखी है, दैट इज गिवन 3 एम्पियर एंड T वी हैव टू कैलकुलेट। E की वैल्यू कैसे हम पता करेंगे कि E की वैल्यू कितनी है, उससे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे वैलेंस फैक्टर कितना है 2, है ना, तो मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि क्लोरीन गैस प्रोड्यूस करने के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, रिलीज हुआ है ना। अगर चूंकि क्लोरीन यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ है, -1 से 0 पे पहुंचा है, तो एन फैक्टर कितना है 2, अगर एन फैक्टर 2 है, क्लोरीन का मास होता है 71, Cl2 गैस की 71 डिवाइड बाय 2, सो वी कैन राइट इस केस में कितना आएगा, दिस वन 35.5 इक्विवेलेंट विल कम, सो वी कैन राइट 35
0.5 अपॉन 96500 इंटू 3 इंटू t 71 इंटू 0.10. दिस वे वी कैन कैलकुलेट द टाइम, और ये जो टाइम आ रहा है दैट विल कम इन सेकेंड. अब सेकेंड में आ रहा है तो मिनट में हम चेंज कर सकते हैं. कैसे? 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड. तो सेकेंड में जो आ रहा है 1 सेकेंड इज इक्वल टू, वी कैन राइट लाइक दिस 1/60 मिनट. लिख सकते हैं ना? हाँ लिख सकते हैं. तो अगर डायरेक्टली मिनट में चेंज करना है तो डायरेक्टली कर लेते हैं. देखो 71 इंटू 0.10 इंटू 96500 अपॉन 35.5 into 3. This t will come in second. We have to calculate in minute, so divide by 60. This way we can calculate in time in minute, right? मिनट में इस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है. ओके, तो दिस इज द कंप्लीट कैलकुलेशन. दिस वे वी कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. नाउ चलते हैं सोल्यूशन पे. आप देख सकते हो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं. 60 से इसको डिवाइड करेंगे, विल गेट 110 मिनट अप्रोक्सीमेटली आ रहा है. तो आप अगर अप्रोक्सीमेशन लगाते हो देन वी कैन इजिली गेट द आंसर, राइट. चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन काफी इजी है. क्वेश्चन क्या कहता है एक बार पढ़ लेते हैं. द वांट ऑफ फैक्टर आई फॉर अ डाइल्यूट एक्वा सॉल्यूशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बेरियम हाइड्रोक्साइड. डाइल्यूट है तो अगर डाइल्यूट है तो लो कंसंट्रेशन में क्या होता है कि ऑब्वियसली वीक इलेक्ट्रोलाइट बिहेव करता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह, लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो कंप्लीटली डिसोसिएशन होगा. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इस केस में कितनी होगी? 1 होगी. अब ध्यान में रखिएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होती है. डिसोसिएशन मतलब टूट जाना, है ना. तो अगर डिसोसिएशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% है, इसका मतलब ये होता है कि जो लिया गया था, जो सब्सटेंस क्या है, आई थिंक दिस वन इज बेरियम हाइड्रोक्साइड, कंप्लीटली डिसोसिएट कर गया. अगर कंप्लीटली डिसोसिएट कर रहा है मतलब अगर बेरियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला देखें तो होता क्या है, BaOH होल ट्वाइस, है कि नहीं, बेरियम. अब यहां पे इस तरह से कुछ I की वैल्यू क्या होती है 1 + n-1 इंटू अल्फा. हियर वी कैन राइट हियर अल्फा इज हाउ मच 1. अल्फा इज 1 बिकॉज 100% डिसोसिएशन हो रहा है तो अल्फा कितना होगा 100% के लिए अल्फा की वैल्यू 1 हो जाएगी. अगर अल्फा की वैल्यू 1 है तो n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए. सोचो बेरियम जो है अगर याद होगा यह है अल्कली मेटल, सॉरी अल्कलाइन अर्थ मेटल. अब यहां पे बेरियम हाइड्रोक्साइड बोला गया है और बेरियम हाइड्रोक्साइड है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है, तो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, बेरियम 2+ होगी. अगर ऐसा है तो BaOH होल ट्वाइस ऐसा कुछ बनेगा, सॉरी BaOH होल ट्वाइस ऐसा कुछ होगा, हाँ होगा. अब ये टूटेगा तो बेरियम 2+ और 2OH- में ब्रेक होगा. यही है बेरियम हाइड्रोक्साइड. ध्यान में रखिएगा एक जनरल फॉर्मूला AX/By अगर टूटता है तो X टाइम Y प्लस Y टाइम BaX माइनस, राइट. ध्यान में रखिएगा यहाँ पे X क्या है 1 है, Y की वैल्यू 2 है, तो ये जनरल फॉर्मूला हो गया. इसको दिमाग में रखिएगा जब भी इसमें काम आएगा डिसोसिएशन वाले केस में. BaOH होल ट्वाइस से बेरियम 2+ 2OH- में ब्रेक हुआ है. अगर ब्रेक हुआ है तो N की वैल्यू कितना है 3 पार्टिकल्स में ब्रेक हुए कि नहीं, एक बेरियम 2+ 2 OH-. तो अगर इस तरह से ब्रेक हुआ है तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 + 3 - 1. अल्फा की वैल्यू 1 है तो I की वैल्यू अगर सॉल्व करते हो 3 - 1 2 2 + 1 3. सो डायरेक्टली वी कैन सॉल्व लाइक दिस. तो थर्ड सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट. आंसर क्या थर्ड. ठीक है. तो ध्यान में रखिएगा कभी कभी गलतियां हो जाती है. अगर 1 के बगल में 2 2 के बगल में 3 तो आप ऐसा नहीं कि आंसर को ऑप्शन यहाँ पे 3 लगा के, ऐसी गलतियां होती है तो ऐसे मिस्टेक से बचे. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, you can see the solution this way. We can dissociate barium 2+. okay, अगला क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द इनर्ट सेल मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन पे दे रखा है EM ऑफ द सेल फॉर अ गिवन रिएक्शन हैज अ नेगेटिव वैल्यू. ओके, which of the following given gives the correct relationship for the value of delta G naught and K equilibrium. अब अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो बहुत ही इजी हो जाता है क्वेश्चन को करना. कैसे? अब यहाँ पे एक रिलेशन है
गिब्स फ्री एनर्जी और ईएमएफ सेल के बीच में, और गिब्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में भी रिलेशन है। प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन वी नो। तो जो रिएक्शन है उस जो इक्वेशन है उस इक्वेशन का जड़ क्या है, यही है प्लस RT-ln-Q, यही है, यही जड़ है सारे फसाद की। अब ये इक्वेशन अगर आपको पता है तो यू कैन कैलकुलेट द नर्स इक्वेशन, हमें रिलेशन पता चल जाएगा। और इक्वेशन हमें ध्यान रखना, डेल्टा G इजिकल टू माइनस NFE, अगर स्टैंडर्ड कंडीशन पे है तो डेल्टा G0 इजिकल टू माइनस NFE0, राइट, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब बोला गया है इनॉट सेल फॉर गिवन रिएक्शन एज नेगेटिव वैल्यू, अगर इनॉट की वैल्यू नेगेटिव है, अगर इनॉट की वैल्यू नेगेटिव है तो डेल्टा G0 क्या हो जाएगा, डेल्टा G0 पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं, यस, डेल्टा G0 पॉजिटिव हो जाएगा। अगर डेल्टा G0 पॉजिटिव हो जाएगा तो ये दोनों तो गया काम से, बचा थर्ड और फोर्थ, ठीक है। अब बात करते हैं डेल्टा G0 का एक और रिलेशन है, अगर डेल्टा G एट इक्विलिब्रियम, ध्यान में रखिएगा इस इक्वेशन पे, एट इक्विलिब्रियम what gonna happen at equilibrium delta G is equal to 0, so delta G0 जो है that becomes minus RT-ln K, RT-ln K। अब सोचो डेल्टा G0 यहां पे अगर ग्रेटर देन 0 है तो K की वैल्यू क्या होनी चाहिए, अगर K की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो डेल्टा G0 नेगेटिव हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे डेल्टा G0 पॉजिटिव है, ऐसे केस में क्या होना पड़ेगा, K को बलिदान देना पड़ेगा, K इक्विलिब्रियम लेस देन शुड बी लेस देन 1, अगर लेस देन 1 है तो डेल्टा G0 पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये कहां से पहले पता चला, यहाँ पहले हमें इनॉट सेल कैलकुलेट करना था, इनॉट सेल गिवन है, गिवन है नेगेटिव वैल्यू है, वहां से हमें डेल्टा G0 की साइन पता चली। अब डेल्टा G0 की अगर साइन पता चल चुकी है तो हमें K को इस तरह से एडजस्ट करना पड़ेगा, यहाँ पॉजिटिव है तो K को लेस देन 1 होना पड़ेगा। दिस इज द रिलेशन वी नीड टू कैलकुलेट। ऐसा नहीं कि डेल्टा G0 अगर ग्रेटर देन 0 है तो K की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगी, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो हमें इस कंडीशन में सेटिस्फाई करना था, पहले नॉट, देन वी नीड टू कैलकुलेट we have to choose these options, right? So this is the question from 16 again, and moving to the next question, तो ये नहीं होगा, कौन सा होगा, third one is correct। Now moving to the next question, see first of all I am doing the solution आप देख सकते हो, log के फॉर्म में लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने लिखा ln के फॉर्म में, अगर ln के फॉर्म में लिख रहे हो तो 2.303 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, लॉग लगा रहे हो तो आप 2.303 आप यूज करोगे, ठीक है। तो ये प्रॉपरली सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का, तो तसल्ली से देखें, वीडियो को पॉज करो और जस्ट एंजॉय। नाउ क्वेश्चन है सॉरी, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिलीवर एट द कैथोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस बाय करंट ऑफ 1 एम्पियर इन 60 सेकेंड इज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है, अगर याद हो तो आपको ध्यान में रखना चाहिए, चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है, क्या होता है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड इन नेचर, है ना। तो बाय नेचर चार्ज क्वांटाइज्ड है, मतलब यहाँ पे Q की वैल्यू क्या होती है, n टाइम्स होती है, n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, I इज अ चार्ज, राइट। तो 1.6, तो हम बोलते हैं कि ये एक E का मल्टीपल होता है, तो 1.6 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इस तरह से होता है, चार्ज की प्रॉपर्टी है, हमें पता है। अब Q इजकल टू एक और वैल्यू होती है I टाइम्स T, राइट, होती है कि नहीं, तो वी कैन राइट IT इज इक्वल टू I मतलब करंट एंड T इज टाइम इन सेकेंड इंटू N इंटू E, ठीक है। अच्छा, तो टाइम 60 सेकेंड दे रखा है या 1 एम्पियर दे रखा है, वी हैव टू कैलकुलेट द N की वैल्यू कितनी होगी, तो वी कैन राइट लाइक 1 इंटू 60 अपॉन 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, कितना आएगा, चलो अप्रोक्सीमेशन लिखना आपको सिखाता हूँ, 19 हो जाएगा अपॉन 1.6। अब बताइए 4 से मल्टीप्लाई करें, 5 से मल्टीप्लाई करें, 4 से ज़्यादा ही वैल्यू होगी ना, 4 से अगर कैंसिल आउट करते हैं तो कितना आ जाएगा, आई थिंक 3.75 शुड बी कम, क्योंकि अब देखो 1.6 इंटू 4 करेंगे तो 6.4 के अप्रोक्सीमेट आएगा, है ना, और अगर 5 कर दिए तो 8 क्रॉस कर जाएगा, तो मतलब 4 से थोड़ा कम, 4 से अगर थोड़ा कम है तो 3.75 इंटू 10 शुड बी आंसर। तो इस तरह से अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं, बाकी पॉइंट का तो आप एडजस्ट कर लेना, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, देखो 3.75 इंटू 10 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो आप इस तरह से अप्रोक्सीमेशन ले सकते हो, क्योंकि ऑप्शन आसपास में भी नहीं है, अब देखो 3.75 के,
तो आप इस तरह से कैलकुलेशन में ले सकते हो अप्रोक्सीमेशन, खास करके जो एग्जाम आप प्रिपरेशन कर रहे हो, नीट हो या फिर जेई, इन एस्पिरेंट्स के लिए फिजिकल केमिस्ट्री में कैलकुलेशन करना थोड़ा ज्यादा बुरा माना जाता है कि मतलब क्या हमसे करवा रहे हो, लेकिन थोड़ा स्मार्टली करोगे तो आप आंसर ला सकते हो। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, जिंक हैज कोटेड ऑन आयरन टू प्रोड्यूस galvanized iron but the reverse is not possible, it is because, अब यहां पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एप्लीकेशन आता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, ध्यान में होगा कि जिंक और Fe में कौन ऊपर है, तो क्या लिखने की जरूरत है क्या, देखो अब यहाँ पे जिंक ऊपर है, Fe नीचे है। जिंक ऊपर का क्या मतलब है, इसकी जो SRP वैल्यू है ज्यादा नेगेटिव है। क्या है, SRP वैल्यू इज मोर नेगेटिव फॉर जिंक, SRP वैल्यू इज मोर नेगेटिव फॉर जिंक, जिंक के लिए ज्यादा है, मतलब ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है कंपेयर टू Fe। अच्छा, तो अगर जिंक हैज लोअर नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देन आयरन, यस, जिंक हैज हायर नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देन आयरन, हायर नेगेटिव है ना, सॉरी यह तो नहीं होगा, लोअर नहीं, हायर नेगेटिव, तो जिसके कारण क्या होगा कि अगर जिंक को कोट करते हैं आयरन को, तो हो सकता है, अगर मान लेते हैं कि अगर Fe को कोट किया तो जिंक क्या कर देगा, उसको रिड्यूस कर देगा, तो सेकंड ऑप्शन शुड बी करेक्ट, जिंक इज लाइटर देन ना इसकी। तो आप अगर ऐसे क्वेश्चन आए कोटेशन कोट की, या फिर ऐसा हो रही है कि जिंक के सॉल्यूशन में Fe को हम रखते हैं, ZnSO4 के सॉल्यूशन में Fe को रखते हैं, तो क्या होगा, FeSO के सॉल्यूशन में जिंक की अगर जिंक को डाल देते हैं, जिंक के स्पून को डालते हैं, स्पैचुला डाल देते हैं, तो क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के एप्लीकेशन के बेस पे आता है। तो जिंक SRP वैल्यू इनकी कम है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, लिथियम, क्योंकि इसकी -3 के अप्रोक्सीमेट आता है, और सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, फ्लोरीन। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, ये कहां से आता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। कहां से, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ये चीजें आती है। तो जिंक हैज मोर वी कैन से नेगेटिव SRP वैल्यू, सो इट विल बी रिड्यूस, ओके, सो आई थिंक सेकंड ऑप्शन शुड बी करेक्ट। सी, जिंक हैज हायर नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देन आयरन, सो आयरन can't be coated on zinc। अब जिंक, अब वही है बात है कि आप बिल्ली के सामने दूध नहीं रख सकते, है ना, वो पी जाएगी, है ना, वही बात होगी। जिंक नेगेटिव पोटेंशियल ज्यादा है, वहां पे आप आयरन कोट करोगे, उसको रिड्यूस कर देगा। तो ध्यान में रखिएगा इस चीज को कि अगर SRP ज्यादा है तो रिड्यूस कर देगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिंक ZnSO4 कंसेंट्रेशन है 0.01 m एंड CSO4 की कंसेंट्रेशन 1 m है, एंड ऑब्वियसली कॉपर सॉलिड, इट शुड बी लाइट। द एम ऑफ द Daniell cell is even when the concentration of ZnSO4 is changed to 1 m, that of CSO4 changed to 0.01 m, the AMF changed to E2 from the following which one is the relation between E1 and E2। तो आपको देखना है फर्स्ट ऑप्शन कि E2 ज्यादा E1 से, सेकंड ऑप्शन E1 ज्यादा E2 से, थर्ड ऑप्शन है E2 0 है लेकिन E1 0 नहीं है, एंड फोर्थ ऑप्शन E1 इज इक्वल टू E2। सो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो रिएक्शन लिखो, यहाँ पे IUPAC नोटेशन में सेल दे रखा है, रिएक्शन कैसे लिखे, यहाँ पे देखो, जिंक क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ है, ऑब्वियसली लेफ्ट साइड में है तो ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे क्या है, कॉपर रिड्यूस हुआ है। तो ध्यान में रखिएगा क्या, लोन, क्या लोन, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, ध्यान में रखिएगा, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड एंड नेगेटिव, क्या नेगेटिव। तो ये चीजें ध्यान में प्रॉपरली, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव, अगर लेफ्ट साइड में रखा गया है तो क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन होगा, राइट साइड वाले का रिडक्शन होगा, ये IPSC बताता है, मैं नहीं बता रहा। अब यहां पे देखो, जिंक जो है, जिंक ZnSO4, मैं आई एम राइटिंग है कि एनोड पे क्या हुआ, एट एनोड, आई एम राइटिंग एट एनोड, एनोड पे जो हुआ है जिंक सॉलिड, ये बना है जिंक 2 + 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी, ऑक्सीडेशन क्या हुआ है, एट एनोड पे ऑक्सीडेशन हुआ है, एंड
कैथोड पे क्या हो रहा है, एट कैथोड, कैथोड पे क्या हुआ, कॉपर 2+, क्या कॉपर 2+, 2 इलेक्ट्रॉन को लिया है, ये बना लिया है कॉपर सॉलिड, ठीक है, कॉपर सॉलिड। यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन, क्या रिडक्शन, अच्छा है, रिडक्शन हुआ है। तो एनोड पे ये है, कैथोड पे एसिड है। अब अगर नेट रिएक्शन लिखते हैं, क्या नेट रिएक्शन, सो वी कैन राइट लाइक दिस, इसको क्या करें, ऐड कर दो, तो 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नेट रिएक्शन आएगा दैट विल बी जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2+, ओके, कॉपर 2+, I think equilibrium zinc 2+ and copper solid. Obviously zinc 2+ and copper 2+ in aqueous medium, right? ठीक है। अब फिर से क्या क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है क्या? When the concentration of G2SO4 is changed to 1m, ठीक है, तो इनिशियली जो कंसेंट्रेशन है, इनिशियली अगर हम लिखते हैं ई से लिखते हैं इनॉट माइनस, इनॉट तो दोनों के में सेम ही होगा क्योंकि एसआरपी वैल्यू जिंक और कॉपर की तो चेंज होगी नहीं, ठीक है, और अगर एक एनोड पे है तो दूसरा हमेशा मतलब जिंक और कॉपर में अगर कंपेयर किया जाए तो जिंक की जो एसआरपी वैल्यू होती है कम होती है, नेगेटिव होती है, तो क्या होता है, मोर नेगेटिव होती है, तो वो लेफ्ट साइड में हमेशा एनोड पे होगा और कॉपर को हमें कैथोड पे रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इनॉट तो चेंज नहीं होने वाला, चेंज क्या होगा 0.059 अपॉन 2 लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ जिंक 2+, क्या कंसेंट्रेशन ऑफ जिंक 2+, तो इनिशियल कंडीशन में ले रहा हूं, यहाँ पे जो कंडीशन है दैट इज इनिशियल कंडीशन, तो इनिशियल कंडीशन में लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ जिंक 2+ अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ कॉपर 2+, वी कैन राइट लाइक दिस और नॉट, सो फ्रॉम हियर इनिशियल कंडीशन में 0.059, यहाँ पे 0.06 भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कैलकुलेशन पर्पस से, इनटू अब लॉग जिंक 2+ अपन कॉपर 2+, जिंक 2+ की कंसेंट्रेशन कितनी है 0.01 और कॉपर की इतनी, तो वी कैन राइट लाइक दिस, ये हो जाएगा लॉग 1/100, 1/0.01, तो ये स्क्वायर में चला जाएगा 10 स्क्वायर, वी कैन राइट लाइक दिस, तो जो वैल्यू आ रही है अगेन दैट विल बी इनॉट माइनस, तो यहां पे जो वैल्यू आ रही है आई एम राइटिंग है, इनिशियल कंडीशन में इनॉट की वैल्यू आ रही है E इज इक्वल टू माइनस 0.059 अपॉन 2 इंटू 2 लॉग 10 की वैल्यू 1 आएगी, हाँ 1 आ जाएगी, ठीक है, तो आ गई इनॉट माइनस 0.059, किस केस में, ये हो गया E1, ये है इनिशियल कंडीशन, E1 की वैल्यू आ चुकी है, ओके। अब बात करते हैं किसकी, क्योंकि 1/0 अब कंसेंट्रेशन चेंज हुआ है, बोला गया ZnSO4 1 करो, ठीक है, तो ये रिएक्शन तो नेट रिएक्शन लिख दी है, तो काम करनी है, ठीक है। अब E2 अगर लिखते हैं, यहाँ E1 है, अगर E2 लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, इनॉट माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ जिंक 2+, अगेन इक्वेशन विल बी सेम, जिंक 2+ की कंसेंट्रेशन अपॉन कॉपर 2+ की कंसेंट्रेशन, लेकिन अब जिंक 2+ की कंसेंट्रेशन कितनी हो जाएगी 1, कितनी हो जाएगी 1, ठीक है, और कॉपर 2+ की कंसेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, आई थिंक आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग हियर, 0.01, ये हो जाएगा, तो इस केस में ई नॉट की वैल्यू 0.059 अपॉन 2 इंटू 2, दिस इज द E2 वैल्यू। यहाँ पे कुछ चेंज आएगा, यहाँ पे जो थोड़ी सी गलती हुई है दैट शुड बी आई थिंक जिंक 2+ की कंसेंट्रेशन 0.01 के, रुक जाओ इतनी गंदगी है, 1 मिनट, कॉपर 2+, तो यहाँ पे 10 पे पावर -2 हो जाएगा, ठीक है, -2 होगा, अगर -2 होता है तो कितना हो जाएगा, इधर जाएगा तो ये प्लस में आ जाएगा, राइट, शुड बी इन प्लस साइन, ठीक है, और यहाँ पे कितना आ रहा है 0.059, नॉट माइनस 0.059, ठीक है, तो E2 की वैल्यू है इन नॉट माइनस 0.59 और E1 की वैल्यू इन नॉट प्लस 0.59, ना वी कैन से कि E1 की जो वैल्यू है वो E2 से ज्यादा है,
E1 की वैल्यू E2 से ज्यादा है, क्योंकि E1 जो है E0 प्लस 0.059 है, E2 जो है E0 माइनस 0.59 है। यहाँ पे थोड़ी गलती मतलब मिस कॉन्सेप्शन हुआ थोड़ा सा, मतलब कैलकुलेशन, और थोड़ी सी 10 पर -2 यहाँ पे आ जाएगा कि कोई अपन जो रिजल्ट ला रहे हैं दैट इज सेम, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे तो E1 इज ग्रेटर देन E2। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। आई थिंक E1 शुड बी ग्रेटर देन E2, यस E1 इज ग्रेटर देन E2। इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कंसंट्रेशन इनिशियल जिंक 2 प्लस अपन कॉपर 2 प्लस 0.01/1, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा 1/, इस तरह से सॉल्व कर लेंगे और अपने आंसर आ जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 2018 से। क्वेश्चन क्या कहता है, कंसीडर द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट EMF वैल्यू एज शोन इन द डायग्राम। डायग्राम कुछ इस तरह से दे रखा है, BrO4 माइनस का यहाँ पे आई थिंक रिड्यूस हुआ है, BrO3 माइनस, देन वो रिड्यूस होके HBrO बना है, देन रिड्यूस होके यहाँ पे क्या होगा Br2, और Br2 रिड्यूस होके Br माइनस। तो इस तरह से दे रखा है। ठीक है, देन द स्पीसीज अंडरगोइंग डिस्प्रोपोर्शनेशन इज, कैसे कैलकुलेट करेंगे कौन सा स्पीसीज डिस्प्रोपोर्शनेट कर रहा है। अब यहाँ पे सोचो इसमें होता क्या है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये यही होता है। अब यहाँ पे साफ साफ ये पता चल रहा है ये होगा, है ना। अब कैसे, देखो इसके भी कैलकुलेट करने के तरीके हैं, पहले HBrO के लिए कैलकुलेट करके देख लेते हैं, क्योंकि हमें साफ साफ दिख रहा है। अब ये आपको तो दिख गया, हमें कैसे दिखेगा बाद में बताएंगे, पहले HBrO के लिए कैलकुलेट करो। सी फॉर HBrO, है ना, यहाँ पे ये रिड्यूस होके क्या बना है, Br2 बना है यहाँ +1 से 0 में हुआ है। तो E की जो वैल्यू है E0 वी कैन राइट, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं HBrO चेंज इन Br2, उसके लिए E0 की जो वैल्यू है दैट इज 1.595 हुआ है कि नहीं, हाँ निकाल सकते हैं। सिमिलरली वी कैन राइट कि जो HBrO है, डिस्प्रोपोर्शनेशन का क्या मतलब है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। तो HBrO रिड्यूस हुआ है और यहाँ पे देखो BrO3 माइनस में ऑक्सीडाइज हुआ, मतलब लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं HBrO यहाँ पे +1, यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे तो +5 आई थिंक आना चाहिए। तो E0 की वैल्यू रिडक्शन के टर्म में दे रखी है BrO3 माइनस स्लैश लगा दो, एंड यहाँ पे HBrO इज इक्वल टू हाउ मच, इट विल कम 1.5। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। ओके, अच्छी बात है। अब क्या करना है, देखो अगर लिखना है, अब सोचो कि अगर डिस्प्रोपोर्शनेशन पॉसिबल है, इट इज फीजिबल, तो डेल्टा जी शुड बी लेस देन 0। उसके लिए क्या होना चाहिए, नॉट सेल जो भी है वो पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये रिएक्शन पॉसिबल है, पर्टिकुलर रिएक्शन, तो मतलब जो नेट रिएक्शन है HBrO का, वो प्रोडक्ट साइड में जब जाएगा Br2 प्लस एंड BrO3 माइनस जो बन रहा है, BrO3 माइनस जो बन रहा है, अगर इसके लिए इस सेल पॉजिटिव है तो इट इज फिजिबल, मतलब डिस्प्रोपोर्शन पॉसिबल है। तो ये नेट रिएक्शन है, यू कैन बैलेंस, अपने तरीके से आप बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, तो इस सेल मस्ट बी पॉजिटिव। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए इस सेल जो होगी दैट विल बी कैथोड माइनस एनोड, तो 1.595 माइनस क्या करें 1.5 करें। तो यहाँ पे देखोगे अगर E0 निकालते हैं 1.595, E राइट माइनस E लेफ्ट, E कैथोड कैसे निकालते हैं E0 सेल, E कैथोड के लिए माइनस E एनोड के लिए, मतलब E राइट साइड में जो है, जो नोटेशन लिखते हैं IPSC, तो राइट साइड माइनस लेफ्ट साइड, तो 1.5। सो यू कैन सी दिस इज द ग्रेटर देन 1, मतलब ग्रेटर देन 0 है ना, ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 है तो डेल्टा जी लेस देन 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इज इट फिजिबल, यस इट इज फिजिबल, मतलब रिएक्शन पॉसिबल है। ओके, और अगर इस तरह से है तो HBrO विल बी आंसर। अगर Br2 का केस लेते हैं, जहां पे Br2 क्या हो रहा है, यहाँ पे रिड्यूस हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीडाइज हुआ है। ठीक है, अगर 1.06 माइनस 1.595 करते हैं तो E0 क्या होगा, नेगेटिव होगा। ऐसे केस में डेल्टा जी क्या होगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और अगर इसका भी करते हैं तो 1.5 माइनस 1.8 अगेन नेगेटिव आ रही है, तो डेल्टा जी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहां से क्लियर होता है Br2 और BrO3 माइनस तो नहीं होगा, इसको तो पहले ही हटा देना, है ना। ठीक है, क्योंकि इसके बाद कोई रिएक्शन नहीं दे रखा है। Br माइनस ऑलरेडी नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है, BrO4 माइनस अपने चरम ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, मतलब अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे है ना।
तो जो डिस्प्रोपोर्शनेशन में जाते हैं जनरली होता क्या है, जब ऑक्सीडेशन स्टेट इंटरमीडिएट रेंज में हो, इंटरमीडिएट रेंज में होता है तभी उसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल है और उसी का रिडक्शन पॉसिबल है। अगर ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑलरेडी है तो क्या ऑक्सीडाइज करेगा? नहीं, उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है रिडक्शन का। यहां पर देखा जाए ये मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, ब्रोमीन माइनस हैलोजन अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, तो क्या वो नीचे और रिड्यूस होगा? नहीं, वो केवल और केवल ऑक्सीडाइज ही होगा। तो ब्रोमीन माइनस BrO4 माइनस को पहले ही हटा लेना है, सेकंड ऑप्शन को पहले हटा लेना। एक बार कैलकुलेट करो, यहां से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा HBrO विल बी कि स्पेसिस जो है HBrO, थर्ड ऑप्शन शुड बी करेक्ट। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। इस क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन की काफी डिमांड होती है और अच्छा भी लगता है, बच्चे थोड़ा फंस जाते हैं ऐसे क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन को तरीके से करिएगा क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है, बेसिकली उसी कॉन्सेप्ट से पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन था। चलते आगे क्वेश्चन की तरफ, आप तसल्ली से सॉल्यूशन को देख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है फॉर द सेल रिएक्शन, 19 से आया है 2Fe3+ 2I minus Fe2 plus and I2 aqueous. E naught cell is 0.24 volt at 298 Kelvin. They are asking the standard Gibbs energy of the cell reaction. अगर standard Gibbs energy पूछा है, we can write the progress of the reaction. How to calculate? See, delta G जो होती है, progress लिखना है ना, delta G is equal to delta G naught plus क्या लिख सकते हैं? RT ln Q लिख सकते हैं at equilibrium. At equilibrium. How to write at equilibrium? इसी इक्वेशन को चेंज आता है, इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी की वैल्यू हो जाती है 0 और Q बिकम्स K। तो वी कैन राइट लाइक दिस, डेल्टा जी अगर 0 है तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू जो होती है माइनस RT ln K हो जाती है, माइनस RT ln K। जो R की वैल्यू है और T की वैल्यू है, वी कैन राइट R की वैल्यू सॉल्व करके वी कैन गेट, लेकिन पूछा क्या है, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी पूछा है ना, तो क्या हमें ये सब निकालने की जरूरत है? नहीं निकालने की जरूरत है। एक और फॉर्मूला हमारे पास है, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या होती है? माइनस NFE होती है, जस्ट पुट इन द फॉर्मूला। तो N की वैल्यू 2, F की वैल्यू 96500 और E नॉट की वैल्यू दे रखा है 0.24, निकाल सकते हैं, ठीक है, 0.24। तो आप बढ़िया से तमीज से थोड़ा लिख लेते हैं। अरे क्या हो रहा है? हाँ, माइनस NFE E नॉट माइनस N की वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन में, आप देख सकते हो। F की वैल्यू 96500 और E नॉट की वैल्यू कितनी है? 0.24। इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये डेल्टा जी नॉट, अपने को इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन हाँ ध्यान में रखिएगा जब इक्विलिब्रियम आता है तो डेल्टा जी 0 हो जाता है और डेल्टा जी नॉट इतना बन जाता है। डेल्टा जी नॉट का एक और फॉर्मूला है ईएमएफ के साथ जो रिलेशन है, दैट इज माइनस NF E नॉट। इसको समझ में रखिएगा, ठीक है। ओके, तो दिस वे वी कैन सॉल्व। किलोजूल में पूछा है तो जूल को किलोजूल में बनाना तो हमें आता है। चलो बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। वी कैन एंजॉय द सॉल्यूशंस। दिस विल जूल पर मोल, वी हैव टू कैलकुलेट किलोजूल, सो डिवाइड बाय 1000 वी कैन गेट kilojule per mole. Now, next question. This question from 2019 question है for a cell involving 1 electron, n की वैल्यू दे रखा है साफ साफ, इनॉट सेल इज इक्वल टू 0.59 वोल्ट एट 298 केल्विन। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द सेल रिएक्शन इज, कैसे कैलकुलेट किया जाए? हमें पूछा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने का तो पता है हमें, हमारे पास एक फॉर्मूला है ना, पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वही फॉर्मूला मोस्ट ऑफ द टाइम यूज होता है। वो फॉर्मूला कौन सा है? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log Q। क्या होता है? log Q। अच्छा, तो एट इक्विलिब्रियम क्या होने वाला है? एट इक्विलिब्रियम इट शुड बी डेल्टा जी शुड बी 0 एंड Q बिकम्स K इक्विलिब्रियम, राइट? अच्छा, तो डेल्टा जी अगर 0 है तो डेल्टा जी नॉट की जो वैल्यू आएगी दैट शुड बी हाउ मच? माइनस 2.303 RT log K, यही होगा log K। अच्छा, एक और फॉर्मूला है ईएम ऑफ द सेल और गिब्स एनर्जी के बीच में एक रिलेशन है, डेल्टा जी जो होता है माइनस NFE होता है। तो स्टैंडर्ड कंडीशन पे डेल्टा जी नॉट की जो वैल्यू है दैट बिकम्स NFE नॉट। कितना होता है? NFE नॉट। तो क्या लिख दें? हाँ, यहाँ पे लिख देते हैं। तो n की वैल्यू 1, सॉरी यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला ऐसे लिखते हैं, माइनस NFE नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT log K। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ, एक और वैल्यू दे रखा है, काम आसान कर दिया। 2.303 RT अपॉन F को क्या लेना?
059 ये नहीं भी गिवन हो तो हमें पता होना चाहिए। तो क्या करें, -1, f की वैल्यू कितनी है, काम करते हैं, E0 लिखते हैं इज इक्वल टू, इसको उसी फॉर्मूले में पुट करें, 2.303 RT अपॉन F log K, लिख सकते हैं log K। अच्छा है, फिर क्या करें, यहां से माइनस तो गया और 2.303 RT की जो वैल्यू है, हाउ मच इट विल कम 0.059, ये क्वेश्चन में दे रखा है, नहीं भी दे रखा है तो हमें ध्यान में रखना है। E0 की वैल्यू कितनी है, 0.59, मतलब कैलकुलेशन तो इजी कर दिया है, log K। अब यहां से अगर करोगे तो गलतियां होगी, यहां से सोल्व करोगे, सोचोगे सर 10⁻² होना चाहिए, फोर्थ ऑप्शन शुड बी करेक्ट। अब यहाँ पे करते हैं, गलतियां हो सकती है, अगर आप सोचोगे कि यहाँ पे 0.59 है, यहाँ पे 0.059 है, तो 10 के स्क्वायर से फर्क आ जाएगा, लोग गलतियां करते हैं। यहाँ पे आपको गलतियां नहीं करनी है, क्या करना है, 0.59 अपॉन 0.059 बिल्कुल कैलकुलेशन करें, है ना। तो यहाँ पे 10⁻³ होगा, हाँ 10⁻³ हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 स्क्वायर हो जाएगा, हाँ हो जाएगा 10 का स्क्वायर, तो बचेगा log k की वैल्यू जो आएगी दैट इज 10, हाँ 10 आएगी। k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10⁻10, क्योंकि बेस क्या है 10 है log का, तो बेसिक लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी log 10 बेस है, तो वी कैन राइट लाइक दिस, log 10 की वैल्यू, log k की वैल्यू 10 आ रही है, k की वैल्यू 10⁻10 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन को, काफी इजी क्वेश्चन था, सारे डेटा हमारे पास गिवन था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आई थिंक वी शुड मूव ऑन, सी द सॉल्यूशन। एक बार सॉल्यूशन तसल्ली से देखें, एंजॉय करें सॉल्यूशन को। ओके चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा है द नंबर ऑफ फैराडे रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टेन CaCl2। कोई दिक्कत नहीं है, अगर नंबर ऑफ फैराडे पूछा है एक तो निकाल लेंगे, कैसे, चार्ज ही तो पता करना है ना। देखो जो W होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था Q, है ना। जो चार्ज होता है वो डिपॉजिट करेगा, लेकिन डिपेंड किस पे करेगा, चार्ज सॉरी मास पे, सॉरी मास डिपॉजिट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, चार्ज पे। फैराडे लॉ यही करता है, तो W विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q, तो यहाँ पे W इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z टाइम्स Q। ठीक है, अच्छा है। अब यहाँ पे Q निकालना है ना, W अपॉन Z, वी कैन राइट लाइक दिस, हाँ ठीक है ओके। अब यहाँ पे फैराडे के टर्म में जवाब देना है, तो W E अपॉन 96500, तो ये जो भी आएगा W अपॉन E इंटू वी कैन राइट लाइक दिस 1 फैराडे, तो ये है 1F, है ना। वेट क्या है, वेट है 20 ग्राम, और इक्विवेलेंट वेट हमें पता है कि यहाँ पे जो मोल्टेन होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा, इनकी वैल्यू 2 होगी, तो वैलेंसी फैक्टर यहाँ पे कितना आ रहा है 2, तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, कैल्शियम 40/2 कितना हो जाएगा 20 इंटू 1F, होगा कि नहीं, हो जाएगा। तो यहाँ से Q की वैल्यू कितनी आ रही है, 1F आ रही है, तो नंबर ऑफ फैराडे जो आया, चार्ज आया, दैट इज 1F के बराबर आ गया। ठीक है, सो आई थिंक विच ऑप्शन, फर्स्ट का थर्ड, सेकेंड का थर्ड, थर्ड का फोर्थ, तो आई थिंक फोर्थ ऑप्शन शुड बी करेक्ट। ओके, तो दिस वे वी कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। ओके चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन इस तरह के सॉल्यूशन है, आप सॉल्यूशन को देख सकते हो, तसल्ली से देखें, एंजॉय करें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिस क्वेश्चन फ्रॉम 2020, क्वेश्चन है ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एट एनोड विल बी ऑक्सीजन गैस फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड H2S गैस, थर्ड SO2 गैस, फोर्थ हाइड्रोजन गैस। अब यहां पे क्या करना होगा, एनोड पे रिएक्शन और कैथोड पे रिएक्शन जो हो रहा है उसको हमें लिखना पड़ेगा, और हमें देखना पड़ेगा एनोड पे क्या प्रोड्यूस हुआ है, वेदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, SO2 और जो भी ऑप्शन में दे रखा है H2S गैस। तो सल्फ्यूरिक एसिड का डिसोसिएशन जो हो रहा है कुछ इस तरह से हो रहा है, 2H+ और SO4 2- का, और डिसोसिएशन अगर वाटर का देखा जाए तो H2O इस तरह से डिसोसिएट हो रहा है, H+ और OH- का। तो एनोड पे OH- अगर होता है तो यहां ऑक्सीजन को रिलीज करता, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। और कैथोड पे H+ ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या किया, H2 बढ़ाया है, रिडक्शन हुआ है। तो बोला गया एनोड पे क्या प्रोड्यूस हुआ है, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन गैस इज प्रोड्यूसिंग, सो फर्स्ट ऑप्शन शुड बी करेक्ट, राइट, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। चलिए अगला जो क्वेश्चन है उन बच्चों के लिए बेसिकली एग्जाम लिया गया था जो कंटेनमेंट जोन में थे,
कोविड के कारण, है ना। कोविड काफी स्यापा मचाया 2020 में, उम्मीद करता हूं इस साल कुछ नहीं होगा ऑनवर्ड। सैनिटाइज प्रॉपरली यूज करें, मास्क पहने, ये सलाह है मेरी। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग हैविंग टॉप पोजीशन इन ईएमएफ सीरीज। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हमें बताना है अकॉर्डिंग टू देयर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट 298 केल्विन। अगर हमें थोड़ा सा भी ध्यान में हो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो देखो कैसे, लिथियम, स्ट्रोंशियम, पोटेशियम, ब्रोमियम, स्ट्रोंशियम, सोडियम, मैग्नीज, I2, Hg, Br, क्लोरीन। ठीक है, कुछ इस तरह से आप देखोगे, इस तरह से होता है एलिमेंट। तो ये मैंने लिखा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले लिथियम, देन लिथियम से स्टार्ट किया, नेगेटिव से स्टार्ट किया, नेगेटिव से नेगेटिव यहां तक आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो लिथियम जो है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, फ्लोरीन जो है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो टॉप पोजीशन पूछा गया है कौन सा होगा, तो ऑब्वियसली अगर टॉप देखा जाए ये तो सबसे कम है, ये सबसे ज्यादा है, तो टॉप पोजीशन पे ऑब्वियसली एयू इस चारों में कौन सा होगा, एयू मतलब गोल्ड AU3 प्लस रिड्यूस हुआ है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया है यहाँ पे, दिस इज इलेक्ट्रॉन राइट, एंड रिड्यूस हुआ है AU सॉलिड में, राइट। तो इस तरह से तो AU की SRP वैल्यू सबसे ज्यादा है, हायर। कंपेयर कर किया जाए किससे, मैग्नीशियम, Fe और पोटेशियम से, तो SRP वैल्यू जो है AU की ज्यादा है। यू कैन कंपेयर कि AU की ज्यादा है, मैग्नीशियम कहां पे लाइक कर रहा है, Fe कहां पे लाइक कर रहा है, तो मैग्नीशियम आई थिंक सबसे कम है, देन मैग्नीशियम के बाद इसमें आता है Fe, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल पोटेशियम, देन मैग्नीशियम, देन Fe, देन ऑब्वियसली AU। सो दिस वे वी कैन अरेंज इन द ऑर्डर। तो अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है तो इस तरह से होगा SRP वैल्यू। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी एंड थर्ड ऑप्शन शुड बी करेक्ट। चलो अब इसके सॉल्यूशन की तरफ देख लेते हैं, फॉर्मेलिटी को निभाते हैं थोड़ा। According to electrode potential series, we can write not electrode potential, we can write electrochemical series, right? Electrochemical series के अकॉर्डिंग ये ऐसा होता है। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हमें याद नहीं होनी चाहिए, हमें ऑर्डर पता होना चाहिए कि कितनी होती है SRP वैल्यू। तो यही तक ये सेशन का एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जितने भी क्वेश्चंस आए थे 16 से 2020 तक नीट के, वो डिस्कस हो चुका है, आपने देख लिया, काफी एग्जॉस्टिवली डिस्कशन हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम।